Hello everyone. Now let's proceed further in chapter number 1 of economics. So the next topic is national development. Now students, if as we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. जैसा कि हमने देखा था प्रीवियस वीडियोस में कि जो डिफरेंट लोग हैं उनके हिसाब से डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो भी डिफरेंट है. जो एक इंसान के लिए डेवलपमेंट है कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरे इंसान के लिए भी वो वही डेवलपमेंट हो. तो जब ऐसा हम लोग अपने लिए सोचते हैं तो ऐसा हमारा कंट्री का भी ओपिनियन होगा. किसी के हिसाब से ये चीज़ करेंगे तो कंट्री ज़्यादा डेवलपमेंट करेगी, तो किसी हिसाब से दूसरी कोई चीज़ करेंगे तो कंट्री ज़्यादा डेवलप होगी. डिस्कस अमंग योरसेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट. आप अपने फ्रेंड सर्कल में पूछ लो कि इंडिया को क्या करना चाहिए डेवलप करने का. कोई कहेगा कि ज़्यादा डैम्स बनाने चाहिए, कोई कहेगा कि हमें लेबर जो हैं उनको बेटर वेजेस देनी चाहिए जिससे सब लोग डेवलप कर सकें. कोई बोलेगा कि हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कोई कहेगा हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहिए. तो आप लोग के खुद ही इतने सारे व्यूज़ डिफरेंट हो जाएंगे कि इंडिया कैसे डेवलप करेगा. मोस्ट लाइकली यू शुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव बीन डिफरेंट आंसर टू द अबव क्वेश्चन. जैसा कि मैंने कहा कि जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं क्लास के उन सबका आंसर डिफरेंट ही होगा. कोई कहेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कोई कहेगा कि हम लोग अलाइज बना लें, दूसरे नेशंस के साथ बॉन्डिंग बना लें, इससे इंडिया डेवलप करेगा. तो सबके आंसर्स डिफरेंट होंगे. In fact, you might yourself think of many different answers and not to be sure of any of these. यहाँ तक कि आप लोग खुद बहुत सारे आंसर सोच रहे होगे, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी कि हम लोग ऐसा क्या करें कि इंडिया डेवलप कर जाए, लेकिन आप खुद श्योर नहीं होगे कि सच में ऐसा करने पे इंडिया डेवलप हो सकता है कि नहीं हो सकता है. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of countries development. आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि जो डिफरेंट लोग हैं उनके हिसाब से जो डेवलपमेंट है कंट्री का वो भी डिफरेंट होगा. जैसे आपके पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, आपकी सोच अलग है, वैसे दूसरे इंसान की भी सोच अलग होगी. कोई ज़रूरी नहीं कि आपके हिसाब से जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के हिसाब से भी डेवलपमेंट हो. कोई कुछ और बोलेगा, कोई कुछ और बोलेगा. ऐसे हमारे बहुत सारे लोग अपने अलग अलग व्यूज़ रखेंगे कि कंट्री कैसे डेवलप करे. However, can all these to be considered equally important? और if there are conflicts, how does one decide? लेकिन क्या जो आप जितनी भी चीज़ें बोल रहे हो सब इम्पॉर्टेंट है? जो सारे लोग बोल रहे हैं अपने अपने व्यूज़ का वो सारे व्यूज़ इम्पॉर्टेंट है? और अगर इम्पॉर्टेंट है तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. आप कुछ और कह रहे हो, आपके बगल वाला बच्चा कुछ और कह रहा है, दूसरा बच्चा कुछ और कह रहा है. तो सब इतनी सारी बातें कह रहे हैं तो आप सब में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी ना, किसकी बात मानी जाए. वॉट वुड बी फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल. एज अ फेयर और जस्ट पाथ क्या होगा, मतलब कि कौन सी चीज़ हमें चूज़ करनी चाहिए जिससे सबका भला हो, सबका डेवलपमेंट हो. वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. हम लोग को ये भी सोचना पड़ेगा क्या कोई ऑल्टरनेटिव वे है, क्या कोई दूसरा तरीका है जिससे हम लोग अपनी कंट्री को डेवलप कर सकें. वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप. हम लोग को ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो भी हम आइडिया लेके आ रहे हैं, जो भी हम लोग सोच रहे हैं कि इससे कंट्री डेवलप करेगी, इससे कितने लोग को प्रॉफिट हो रहा है. इससे कुछ लोग को प्रॉफिट हो रहा है कि ज़्यादा लोग को प्रॉफिट हो रहा है. और वैसी बात है हमारी जो कंट्री वो वही पॉलिसी लाएगी जिससे बहुत सारे लोग को प्रॉफिट हो रहा हो. अगर सिर्फ एक सेक्शन को प्रॉफिट हो रहा होगा तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उस चीज़ का कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उससे तो सिर्फ एक सेक्शन जो है सोसाइटी का वही डेवलप कर पाएगा. बाकी सेक्शंस का क्या है, क्या वो लोग नहीं रह रहे कंट्री में, क्या वो कंट्री का हिस्सा नहीं है, वो भी तो हिस्सा है ना. नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. नेशनल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम सब इन सारी बातों पे सोचें कि हम लोग अपनी कंट्री को कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्या तरीके हैं जिनसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, और उन तरीक़ों से कितने लोग को प्रॉफिट हो रहा है. सो व्हाट आई सेड कि नेशनल डेवलपमेंट क्या है. नेशनल डेवलपमेंट है अपनी कंट्री को कैसे डेवलप करें, उससे कितने लोग को फ़ायदा हो रहा है, और क्या इससे क्या कोई बेटर तरीका है जिससे हम अपनी कंट्री को डेवलपमेंट कर सकते हैं. इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम लोग को नेशनल डेवलपमेंट पढ़ना पड़ता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स. अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे दो कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री अंडर डेवलप्ड है. अंडर डेवलप्ड मतलब जो डेवलप्ड नहीं है, जो डेवलपिंग कंट्री है. You might ask if development can mean different things. How can some countries are generally called developed and other underdeveloped? Before we come to this question, let us consider another question. अब आप लोग ये सोच रहे हो कि जब हम लोग यही नहीं डिसाइड कर सकते कि डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि डिफरेंट लोग की डिफरेंट राय होगी, किसी के हिसाब से कुछ और है तो दूसरे के हिसाब से कुछ और है. जब हम लोग यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आखिर ट्रू डेवलपमेंट है क्या, तो हम लोग ये कैसे बोलते हैं कि एक कंट्री डेवलप्ड है और दूसरी कंट्री अंडर डेवलप्ड है.
लेकिन इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हम लोग को एक और क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा। When we compare different things, they could have similarities as well as differences. जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम उसमें कुछ ना कुछ सिमिलर चीज़ें होती हैं, कुछ कुछ डिफरेंसेस होती हैं। जब भी हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट लेते हैं या फिर कोई भी दो चीज़ें लेते हैं, उनमें कुछ चीज़ें सेम होती हैं और कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। विच एस्पेक्ट डू वी यूज़ टू कंपेयर देम, हमें ये भी देखना होगा कि हम किस बेसिस पे उसको कंपेयर कर रहे हैं, कि हम लोग मतलब अगर मान लो कि दो बच्चे हैं तो उन दो बच्चों को हम किस बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई के बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं, कि उनके स्पोर्ट्स के बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं, कि उनकी आवाज़ के बेसिस पे या फिर कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं। तो हमें ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि हम किस बेसिस पे उन चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। हम दो कंट्रीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो किस बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं, उनकी नेशनल जो इनकम है उसके बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं, या वहाँ के लोग कितने हैप्पी हैं इस बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं कि हम लोग किस बेसिस पे दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। लेट अस लुक एट द स्टूडेंट्स इन क्लास इटसेल्फ। आप अपने बच्चों को ही देख लीजिए जो क्लास में है। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर करते हैं। दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट। जो दो बच्चे हैं, दो बच्चे क्या मतलब जितने भी बच्चे हैं क्लास के, वो सबको ही डिफरेंट है। कोई भी इंसान सेम तो है नहीं। किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की हेल्थ वीक है, किसी में ज़्यादा टैलेंट है, किसी को ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई में भी इंटरेस्ट होता है, स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट होता है, सिंगिंग में भी होता है, डांसिंग में भी होता है। तो हम ये जानते हैं कि जो बच्चे हैं क्लास के वो काफ़ी डिफ़र करते हैं एक दूसरे से। तो हमें ये भी तो डिसाइड करना होगा ना कि किस बेसिस पे हम कंपेयर कर रहे हैं दो बच्चों को। द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट्स में नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन। जो क्लास का सबसे हेल्दी बच्चा है, जो बहुत अच्छा है हर चीज़ में, जो बहुत हेल्दी है, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वो पढ़ाई में भी उतना ही अच्छा हो। जितनी अच्छी उसकी बॉडी है उतनी अच्छे उसके मार्क्स हों, ये तो ज़रूरी नहीं है। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलीस्ट वन। जो बहुत क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो सबसे फ्रेंडशिप करता हो, कोई ज़रूरी नहीं वो बच्चा बहुत सोशल हो कि वो सबसे फ्रेंडशिप कर ले, सबकी हेल्प करे, ये तो कोई ज़रूरी बात तो है नहीं। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर करेंगे। हाउ डू वी कंपेयर दीज स्टूडेंट्स। द क्राइटेरिया वी मे यूज़ डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपेरिजन। अब हम लोग दो स्टूडेंट्स को कंपेयर करेंगे तो हम लोग ये भी तो डिसाइड करेंगे किस बेसिस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। जिस बेसिस पे हम कंपैरिजन करेंगे उसी हिसाब से तो उसका क्राइटेरिया रखेंगे। क्राइटेरिया मतलब कि किस तरीके से, किस बेसिस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। We use different criteria to choose a sport team, a debate team, a music team और a team organize a picnic। हम लोग डिफरेंट क्राइटेरिया यूज़ करते हैं स्पोर्ट टीम चूज़ करने के लिए। ऑब्वियसली बात है कि आप स्पोर्ट टीम चूज़ कर रहे हो तो आप उन बच्चों को लोगे जो हेल्दी हैं। तो हमारा क्राइटेरिया क्या हो गया, हेल्थ। हेल्थ क्या है कि किस बेसिस पे हम उनको कंपेयर कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया क्या हो गया, हेल्थ। स्पोर्ट टीम चूज़ करने सेलेक्ट करने के लिए हम लोग उन्हीं बच्चों को लेंगे जो हेल्दी होते हैं। डिबेट टीम में हम उन बच्चों को लेंगे जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो, जिनमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हो। म्यूज़िक टीम में हम उन बच्चों को लेंगे जिनकी सिंगिंग बहुत अच्छी होगी। अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक, अगर पिकनिक किसी को ऑर्गेनाइज करनी है तो हम उन बच्चों को लेंगे जिनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो बाकी बच्चों के साथ फ्रेंडली हैं। तो ये सब क्या हो गया, डिफरेंट क्राइटेरिया हो गया कि हम कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, किस बेसिस पे उन लोग को चूज़ कर रहे हैं। Still, if for some purpose we have to choose the criteria for all-round progress of children in the class, how shall we do it? लेकिन अगर हम मान लीजिए कि हमें क्लास मॉनिटर चूज़ करना है तो हमें उस बच्चे को चूज़ करना होगा जो हर फील्ड में अच्छा है, इसकी ऑल राउंड प्रोग्रेस अच्छी है, मतलब जो अकेडमिक्स में भी अच्छा हो, जो स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो, इसमें लीडरशिप क्वालिटी भी हो, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल भी हो। क्योंकि जो क्लास मॉनिटर होता है वो तो आपकी क्लास को रिप्रेजेंट करता है ना, तो वो इंसान होगा जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वालिटीज़ हो। तो अब हम वो कैसे चूज़ करेंगे। Usually we take one or more important characteristic of a person and compare them based on these characteristics। हम लोग क्या करेंगे कि एक दो जो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं उनको पकड़ लेंगे और उस बेसिस पे लोगों को चूज़ करना स्टार्ट करेंगे। जैसे एक मॉनिटर के अंदर स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, अकेडमिक्स उसका अच्छा होना चाहिए और लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये तीन क्राइटेरिया हम पकड़ लेते हैं। अब इन तीन क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। बच्चों को सेलेक्ट करने के बाद वोटिंग कराएंगे और जो बेस्ट होगा उसको हम लोग क्लास मॉनिटर बनाएंगे। तो हमारे क्राइटेरिया क्या होगा, हमने तीन क्राइटेरिया जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं वो हमने चूज़ किए ना। वैसे ही अगर हमें दो कंट्रीज़ को कंपेयर करना हो या फिर कोई भी दो चीज़ों को कंपेयर करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उनके जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमें चाहिए उस इंसान के अंदर, वो उसको हम चूज़ कर लेंगे और उस बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे। Of course there can be difference about what are the important characteristics that should form the basis of the comparison।
लेकिन अब ये भी बात है कि हमारे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मे बी दूसरे के हिसाब से ना हो। अब जैसे मैंने बोल दिया कि मॉनिटर के अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, कोई ज़रूरी है कि दूसरा इंसान जो वो भी यही सोचता हो उसके हिसाब से मॉनिटर को स्पोर्ट्स में भी अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए अब ये जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये भी तो पर्सन टू पर्सन वैरी करेंगे, सब कुछ इन शॉर्ट वैरी करेगा। आपकी डेवलपमेंट की सोच भी वैरी कर रही थी, अब क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये भी वैरी करेगा। जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कोई ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी वो इंपॉर्टेंट हो। फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर्ड। जैसे एक इंसान कह सकता है कि जो मॉनिटर है वो फ्रेंडली होना चाहिए, वो क्लास में अगर फ्रेंडली होगा, सबसे फ्रेंडशिप रखेगा तो शायद वो बेटर तरीके से मैनेज कर ले। लेकिन वहीं दूसरा इंसान कह रहा है कि नहीं, मॉनिटर के मार्क्स तो बहुत अच्छे होने चाहिए, वो क्रिएटिव होना चाहिए, उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ होने चाहिए। तो वैसे ही जैसे यहाँ पे मॉनिटर के लिए क्राइटेरियाज इतने डिफरेंट हो गए, डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट ओपिनियन हो गए, वैसे ही एक कंट्री के लिए भी डिफरेंट लोग की डिफरेंट राय होंगी, और जिस बेसिस पे हम कंट्रीज़ को कंपैरिजन करेंगे वो भी शायद डिफरेंट हो सकता है। दिस इज़ द ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। ये डेवलपमेंट के लिए भी ट्रू, अगर आप कंट्रीज़ को कंपैरिजन करोगे उसमें भी यही होता है। जो कैरेक्टरिस्टिक आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट हो कंट्री को कंपेयर करने के लिए। जैसे कि आपके हिसाब से कंट्री का ट्रू डेवलपमेंट हो सकता है जिसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो, जिसके एलाइज अच्छे हो। दूसरा इंसान कह सकता है कि वो कंट्री ज़्यादा अच्छी है जो ज़्यादातर नेशंस से अच्छी बॉन्डिंग रखती हो, वो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड रहेगी, क्योंकि अगर बॉन्डिंग अच्छी होगी तो हर कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट करेगी और डेवलप करेगी साथ में। तो उसी तरीके से कुछ जो एक क्राइटेरिया आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो क्राइटेरिया दूसरे को भी इंपॉर्टेंट लगता हो। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि इनकम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑब्वियस सी बात है, जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा होगी, जिस कंट्री की नेशनल इनकम ज़्यादा है, वो कंट्री के पास, इसका मतलब पैसा ज़्यादा है, वहाँ का जो एवरेज इंसान है वो पैसा ज़्यादा कमाता है। अब जब एवरेज इंसान पैसा ज़्यादा कमाएगा तो उसका लाइवलीहुड अच्छा होगा, लाइवलीहुड अच्छा होगा तो वो हैप्पी रहेगा, और अगर उसकी इनकम अच्छी है तो वो घूमेगा, तो टूरिज़्म स्प्रेड होगा। जब टूरिज़्म स्प्रेड होगा तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा तो वो गवर्नमेंट उन फैसिलिटीज़ पे इन्वेस्ट कर सकेगी, और अगर फैसिलिटीज़ पे इन्वेस्ट करेगी तो हमारी कंट्री तो डेवलप होगी ऑलराउंड तरीके से देखा जाए। कंट्रीज़ विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम। जिस कंट्री के पास ज़्यादा इनकम होगी, जिस कंट्री की ज़्यादा नेशनल इनकम होगी, ऑब्वियसली बात है वो लेस इनकम वाली कंट्री से ज़्यादा डेवलप होगी। दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड्स। मोर इनकम का मतलब क्या है? उस इंसान के पास सब कुछ ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द पर्सन हु इज़ अर्निंग लेस। और जो इंसान ज़्यादा कमाएगा वो ज़्यादा चीज़ों में इन्वेस्ट करेगा, वो फूड सप्लाई उसके पास ज़्यादा होगी, उसके पास खाने के लिए ज़्यादा होगा, ज़्यादा चीज़ें होंगी, पहनने के लिए कपड़े ज़्यादा होंगे, वो अपनी लग्जरी पे चीज़ें इन्वेस्ट करेगा। तो जब ऐसा होगा तो फिर इन शॉर्ट कंट्री तो डेवलप करेगी, क्योंकि ये सारे सोर्सेज कंट्री के पास ही तो जाएंगे। अगर आप फूड ले रहे हो तो उस पर भी कंट्री गवर्नमेंट का टैक्स लगा होता है। आप अगर एसी लोगे और उसको यूज़ करोगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो भी गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर आपके एक इंसान की इनकम अच्छी खासी है तो वो इन शॉर्ट कंट्री को ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू द पर्सन हु इज़ अर्निंग लेस। Whatever people like and should have, they will able to get with the greater income। जैसा भी इंसान हो, जो भी इंसान हो, वो यही सोचेगा कि उसकी इनकम जो है वो ज़्यादा हो, वो यही सोचेगा कि मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज़ कंसीडर्ड टू बी वन इम्पॉर्टेंट गोल। तो ग्रेटर इनकम जो है वो एक खुद में एक इम्पॉर्टेंट गोल है, कि सब लोग चाहते हैं कि मेरी इनकम कल से ज़्यादा हो, सब लोग चाहते हैं कि जितना मैंने लास्ट मंथ मेरी इनकम थी उससे ज़्यादा आज हो। इसी तरीके से कंट्री भी चाहती है कि उसका जो नेशनल इनकम है वो बाकी कंट्रीज से ज़्यादा हो, वो खुद में एक इम्पॉर्टेंट गोल है। व्हाट इज़ द इनकम ऑफ द कंट्री। अब लेकिन कंट्री की इनकम क्या है? अब आप ये सोच रहे होंगे इनकम तो इंसान की होती, कंट्री की इनकम कैसे हम लोग मेजर करते हैं? कंट्री तो कोई जॉब करती नहीं। ऐसा है कि कोई कंट्री कोई बोलता हो कि अच्छा यूएसए तो इंजीनियर है, इंडिया तो फार्मर है, ऐसे तो कोई बोलता है? ऐसे तो नहीं बोलता। कंट्री कहाँ जॉब करती है? तो कंट्री की इनकम कैसे हम लोग निकालेंगे? इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। और वैसी बात है, जो कंट्री की इनकम है वो वहाँ के लोगों की इनकम है। अगर आप एक नेशन में रह रहे हो तो उसकी जो इनकम होगी वो वहाँ उस नेशन में रहने वाले सभी लोग की इनकम को ऐड करके ही तो आएगी।
दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, ये हमें टोटल इनकम देता है कंट्री की। जैसे अगर आपसे पूछे कि आपकी फैमिली इनकम क्या है, तो आप लोग क्या करोगे, अपने फैमिली में जितने भी लोग हैं, जितने लोग अर्न कर रहे हैं, जितने लोग पैसे कमा रहे हैं, उन सबकी इनकम को ऐड करोगे और बताओगे कि येस दिस इज़ माई फैमिली इनकम। उसी तरीके से एक कंट्री की इनकम क्या होगी, उस कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबकी इनकम को ऐड कर दो और बताओ कि येस दिस इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। However, for comparison between countries, total income is not such an useful measure. लेकिन कंपैरिजन करने के लिए टोटल इनकम इम्पॉर्टेंट मेजर नहीं है। क्यों नहीं है? अब मान लो आपके फैमिली में एक इंसान 1 लाख कमा रहा है महीने का और दूसरा इंसान सिर्फ 10,000 कमा रहा है, और आप बोलो कि मेरी फैमिली की इनकम है 1,10,000। ये तो बहुत दिखा रहा है कि आप बहुत रिच हो, लेकिन रियल में क्या ऐसा है? आपकी फैमिली में तो एक ही इंसान 1 लाख कमा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग कमा रहे हो। तो उसी तरीके से जो टोटल इनकम है वो बहुत रॉन्ग एस्पेक्ट है, वो उतना यूज़फुल नहीं है किसी कंट्री को डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड बोलने के लिए। Since countries have different populations, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. कंट्री में डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन होती है। डिफरेंट पॉपुलेशन मतलब कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं, जैसे मुकेश अंबानी का आपने नाम सुना होगा, वो तो 9th या 10th प्लेस में है ऑल ओवर वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इनकम। तो अगर उसकी इनकम ऐड कर दीजिए तो कंट्री की इनकम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब आप टोटल इनकम ऐसे बताओगे तो बहुत गलत इम्पैक्ट आएगा ना, हमारा जो रिजल्ट होगा वो तो बहुत गलत आएगा ना, उसमें बहुत सारे एरर्स होंगे ना। इसलिए जो कंट्री की डिफरेंट पॉपुलेशन है, डिफरेंट पॉपुलेशन मतलब कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, कुछ लोग बहुत कम कमा रहे हैं, तो अगर उसके बेसिस पे हम लोग कंपेयर करेंगे तो वो कंपैरिजन का जो रिजल्ट आएगा वो बहुत गलत आएगा, उसमें बहुत सारे एरर्स होंगे। Are people in one country better off than the others in the different country? Hence, we compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. The average income is also called per capita income. अब हम लोग एक कंट्री को कैसे कंपेयर करेंगे, उसकी एवरेज इनकम निकालेंगे। एवरेज इनकम क्या होता है? टोटल इनकम, मतलब सारे लोगों की जो उस नेशन में रह रहे हैं उनकी इनकम को ऐड करो प्लस उनका एवरेज ले लो। एवरेज कैसे निकालेंगे कि उस कंट्री में कितने लोग रहते हैं, तो ऊपर क्या आएगा? टोटल इनकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट कंट्री, दैट इज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट कंट्रीज, वहाँ की टोटल पॉपुलेशन। तो एवरेज इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, और एवरेज इनकम को ही हम लोग पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। In the World Development Reports brought out by the World Bank, this criteria is used in classifying countries. World Bank के थ्रू जो रिपोर्ट निकाली जाती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें ये क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है। कौन सा क्राइटेरिया? एवरेज इनकम का। तो वर्ल्ड बैंक कंट्रीज़ को कैसे कंपेयर करता है? एवरेज इनकम के थ्रू कंपेयर करता है। Countries with per capita income of $12,056 per annum and above in 2017 are called rich countries. वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम $12,000 से ज़्यादा है, उन कंट्रीज़ को हम लोग रिच कंट्रीज़ बोलते हैं। एंड दोज विद द पर कैपिटा इनकम ऑफ $955 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज़। और जिन कंट्रीज़ की इनकम, एवरेज इनकम जो है वो 955 से कम आती है, $955 से कम आती है, उनको हम लोग लो इनकम या फिर अंडर डेवलप कंट्रीज़ बोलते हैं। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडल इनकम कंट्रीज़ because its per capita income in 2017 was just $1,820 per annum. इंडिया जो है वो लो मिडल इनकम में आती है, क्योंकि उसकी इनकम 12,000 तक तो नहीं है और 955 से जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर। देखिए 955 है यहाँ पे और यहाँ पे 1,000, तो थोड़ा सा तो डिफरेंस है, इसलिए लो मिडल इनकम कंट्रीज़ में आता है। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट एंड सेंटर एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप कंट्रीज़। जो रिच कंट्रीज़ हैं वही ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एवरेज इनकम ज़्यादा है। एवरेज इनकम ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ के लोग ज़्यादा कमाते हैं। वहाँ के लोग ज़्यादा कमाते हैं तो वो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो गवर्नमेंट को इन शॉर्ट ज़्यादा टैक्सेस पे करते हैं, और ज़्यादा टैक्सेस पे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ की जो नेशन है, वहाँ का जो कंट्री है वो डेवलप करेगा। Now the next topic is income and the other criteria. When we look at the individual aspiration and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इंसान को इनकम, पैसे से ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट की भी ज़रूरत है, इक्वल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है, उसका कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, फ्रीडम, ये सारे भी एस्पेक्ट उसके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की इनकम। सब कुछ इनकम ही नहीं था और बाकी चीज़ें भी उसके लिए इंपॉर्टेंट थी। उसी तरीके से सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और रीजन, वी मे बिसाइड्स एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर
इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। उसी तरीके से जैसे कि इंसान के लिए इनकम किससे ज़्यादा उस अदर फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, उसी तरीके से एक नेशन के लिए भी एवरेज इनकम के अलावा भी और भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस ये फैक्टर्स हैं क्या। What could these attributes? ये सारे फैक्टर्स क्या हैं? Let us examine it through an example. Table 1.1 gives the per capita income of हरियाणा, केरला एंड बिहार। अब हम लोग देखते हैं टेबल 1.1 में, इसमें आपको पर कैपिटा इनकम दी गई है 3 स्टेट्स की, दैट इज़ हरियाणा, केरला एंड बिहार। अब अगर आप इनकम देखोगे तो सबसे ज़्यादा इनकम किसकी है? हरियाणा की है। तो इसका मतलब पर कैपिटा इनकम किसका ज़्यादा है? हरियाणा का। तो इसका मतलब क्या? हरियाणा बाकी स्टेट से ज़्यादा डेवलप्ड है। Actually, these figures are per capita net domestic product at current price for 2016 to 17. Let us ignore what this complicated term means. हम लोग अभी इग्नोर करते हैं कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। रफली वी कैन टेक इट टू बी अ पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। हम लोग रफली मान लेते हैं कि पर कैपिटा इनकम ये पर कैपिटा इनकम मतलब कि उस स्टेट में कितने लोग अर्न कर रहे हैं, उस स्टेट के सारे लोग की इनकम को ऐड करके अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट स्टेट। हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। इन तीनों में हमने देखा कि हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे ज़्यादा है, एंड बिहार इज़ एट द बॉटम, और बिहार की सबसे कम है। दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन हरियाणा अर्नड इतना। तो हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि हरियाणा में एक इंसान कितना कमा रहा होगा, 1,80,000 इन 1 ईयर, वेयर एज ऑन एवरेज इनकम अ पर्सन इन बिहार अर्न ओनली अराउंड 34,409। तो यहाँ पे बोला गया है कि हरियाणा जो है उसके हिसाब से, इस डेटा के हिसाब से जो एक इंसान है हरियाणा का वो इतना पैसा कमा रहा है, और जो बिहार का एक इंसान है वो इतना पैसा कमा रहा है। सो इफ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट, हरियाणा विल बी कंसीडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड एंड द बिहार द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द 3। तो अगर खाली पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हम लोग बोले कि डेवलप्ड कौन है और अंडर डेवलप्ड कौन है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हरियाणा है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है और जो बिहार है वो सबसे कम डेवलप्ड है अमंग द 3। Now let us look at the certain other data pertaining to these states given in table 1.4. Some comparative data on हरियाणा, केरला एंड बिहार। तो इस टेबल में और भी चीज़ें और भी फैक्टर्स दिए गए हैं कि हरियाणा, बिहार और केरला में कौन ज़्यादा डेवलप्ड है। फर्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लिव्स बर्थ। अब देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है कि कितने बच्चे मर रहे हैं। 1000 बच्चों का अगर जन्म होता है, अगर 1000 बच्चों का बर्थ हो रहा है तो उसमें से कितने बच्चे मर रहे हैं। बच्चों का मरना क्या हम लोग को दिखाता है कि वहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हैं। तभी तो वहाँ पर अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी होती तो बच्चे क्यों मरते इतना ज़्यादा। सेकेंड इज लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। लिटरेसी रेट हमें ये बताता है कि जो 7 साल और 7 साल से आगे के लोग हैं वो कितना पढ़े लिखे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर पढ़े लिखे ज़्यादा होंगे तो उनका जो इन्वेस्टमेंट होगा कंट्री में वो ज़्यादा होगा। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा वो ज़्यादा अच्छी जॉब करेगा, और जो ज़्यादा अच्छी जॉब करेगा वो ज़्यादा पैसा कमाएगा। नेट अटेंडेंस रेशियो। अब देखो नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है? इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है कि मतलब जो 14 से 15 साल के बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं और कितने नहीं जाते हैं। इसका जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। तो नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होगा? इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ किड्स स्कूल गोइंग इन द एज ग्रुप 14 to 15 upon total number of total number of kids in age group 14 to 15। हम लोग रेशियो निकाल लें कि कितने बच्चे स्कूल जाते हैं अपॉन टोटल कितने बच्चे हैं, उसको क्या बोलते हैं? नेट अटेंडेंस रेशियो। तो हरियाणा का आप देखोगे तो यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी 30 है, मतलब हर 1000 बच्चे में 30 बच्चा मर जाता है। बिहार में 35 है, केरला में कम है। केरला में कम है इसका मतलब क्या कि केरला की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो अच्छी है। लिटरेसी रेट देखो, यहाँ पे हरियाणा का लिटरेसी रेट 82 है, केरला का 94 है एंड बिहार का 62 है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो केरला के लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अगर वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इसका मतलब कि वहाँ के लोग की जो सोच है वो ज़्यादा डेवलप्ड है। यहाँ पे देखिए केरला में ज़्यादातर बच्चे स्कूल अटेंड भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार में देखिए 43 बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, सिर्फ 43 कर रहे हैं, मतलब 57 बच्चे स्कूल नहीं अटेंड कर रहे हैं। मतलब अगर एक क्लास है तो वो आधे से ज़्यादा क्लास खाली है। क्यों? क्योंकि बच्चे स्कूल ही नहीं अटेंड कर रहे हैं। सिर्फ आप मान लो 100 बच्चे हैं तो 100 में से सिर्फ 43 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बाकी बच्चे कहाँ हैं? जिनको स्कूल में होना चाहिए वो लोग स्कूल में नहीं है, तो कहाँ पर हैं वो सब? ये सारे फैक्टर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एवरेज इनकम इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट ये सारे फैक्टर्स भी हैं।
वॉट डज दिस टेबल शो? तो इस टेबल से हमने क्या सीखा? द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन born 10 died before completing 1 year of age group, but in Haryana the proportion of children dying with 1 year of birth was 30, which is 2 times more than the Kerala. तो हमने देखा कि फर्स्ट कॉलम में जो केरला का है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसमें सिर्फ 10 बच्चों की डेथ हो रही, सिर्फ 10 बच्चे मर रहे हैं 1000 बच्चों पे, लेकिन जो हरियाणा है उसमें 30 बच्चे मर रहे हैं, जो कि केरला का तो ट्वाइस है। देखिए केरला में सिर्फ 10 लोग हैं और यहाँ पे उसमें 2 टाइम्स ऐड करके तब आ रहा है। तो इसका मतलब कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो केरला में अच्छी हैं, लेकिन हरियाणा में उतनी अच्छी नहीं है। On the other hand, the per capita income of Haryana is more than the Kerala as shown in table 1.3. लेकिन आपने देखा था कि हरियाणा की जो per capita income है वो सबसे ज़्यादा थी as compared to Kerala and Bihar. Just think of how dear you are to your parents. Think of how everyone is so happy when a children is born. Now try to think of parents whose children is die before even celebrating their first birthday. तो आप सोचिए आप कितने प्यारे अपने पेरेंट्स को, और अगर उनका बच्चा उनसे छिन जाए तो कितना उन पे पेनफुल होगा, कितना उनको पेन सहना पड़ेगा, कितना उनको दुख होगा। तो आप यही सोच लीजिए। तो इसका मतलब वहाँ पे जो लोग हैं वो हैप्पी भी नहीं होते होंगे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 30 पेरेंट्स ऐसे हैं जो हर बार अपना बच्चा खो देते हैं, इनफैक्ट उसका फर्स्ट बर्थडे मनाने से पहले ही। तो इसका मतलब वहाँ पे जो लोग की हैप्पीनेस का जो रेशियो है वो भी वहाँ पे कम है। Next, note the year in which is this data pertains. It is 2017. So we are not talking about the old times. It is 70 years after independence when our metro cities are full of high rises, buildings and shopping malls. और ये डेटा भी ज़्यादा पुराना नहीं है, 2017 का ही है। आज 2022 है, तो 2017 खाली 5 साल पहले की बात है। इतना भी पुराना डेटा नहीं कि हम बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं। ये 17 years of आफ्टर इंडिपेंडेंस की ही बात हो रही है। The problem does not end with infant mortality rate. The last column of table 1.4 shows around half the children aged 14 to 15 in Bihar are not attending school beyond class 8. खाली इन्फेंट मोर्टेलिटी की ही दिक्कत नहीं, हमने देखा था कि जो बिहार का नेट अटेंडेंस रेशियो था वो भी कम था, 43% था। खाली जो रेशियो था वो 43 था। इसका मतलब क्या है कि आधे ज़्यादा बच्चे क्लासेस में है ही नहीं, मतलब उन्होंने क्लास 8 तक एजुकेशन ली ही नहीं। अब जो ये लोग एजुकेशन नहीं ले रहे तो ये लोग कर क्या रहे हैं? This means that if you went to school in Bihar, nearly half of your elementary class would be missing. अब अगर आप बिहार में किसी स्कूल में जाते हैं तो आप यही पाएंगे कि वहाँ की जो आधी से ज़्यादा क्लास है वो खाली है। क्यों खाली? क्योंकि वहाँ पे बच्चे स्कूल ही नहीं अटेंड कर रहे हैं। Those who could not have been school are not there. जिनको स्कूल में होना चाहिए वो स्कूल में ही नहीं है। If this had happened to you, you would not be able to read what are you reading now. अगर ये आपके साथ हो रहा होता तो आप लोग वो नहीं रीड कर रहे होते जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं आजकल। अगर आपके साथ भी ऐसे ही होता तो आप लोग भी ये सब नहीं पढ़ रहे होते। अगर आपके साथ भी ऐसा होता कि आपको स्कूल नहीं जाने देते तो आपको नहीं पता होता कि एक इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है डेवलपमेंट, 10 CBSE का एग्ज़ाम भी होता है, आपको भी ये सब नहीं पता होता। तो आप अच्छी बात है कि आपके पेरेंट्स एजुकेटेड हो, वो आपको स्कूल भेज रहे हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको अब तक जितना भी मैंने पढ़ा है सब समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव डाउट्स आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।